वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विथ निकुंज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9th इंग्लिश का एक और न्यू चैप्टर जो कि है द लॉस्ट चाइल्ड। अब इस चैप्टर के नाम से आपको एक चीज़ तो समझ में आ जा रही होगी कि इस चैप्टर में हमें एक ऐसे बच्चे की स्टोरी पढ़नी है जो कि खो गया है। द लॉस्ट चाइल्ड मतलब एक खोया हुआ बच्चा। अब देखो होता क्या है स्टोरी में, एक छोटा सा बच्चा है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ मेले में घूमने के लिए गया हुआ है और वहाँ पे क्या होता है, मेले में भीड़ भाड़ में अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है, मेले में खो जाता है। अब जब वो खो जाता है तो कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ का उसको सामना करना पड़ता है, कैसे वो स्ट्रगल करता है और दोबारा अपने पेरेंट्स से मिल पाता है या नहीं मिल पाता, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है इस स्टोरी में, द लॉस्ट चाइल्ड में। चलिए लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gay-clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's leg, ब्रेविंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। अब क्या होता है, देखो स्प्रिंग का सीज़न है और लोग, स्प्रिंग कब आती है, विंटर सीजन जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद स्प्रिंग आती है। तो विंटर सीजन अब खत्म हो गया है, स्प्रिंग आ गई है और लोग नैरो लेन्स यानी पतले पतले रास्तों से, एलीज मतलब जो गलियां और पतले रास्ते होते हैं, उन पतले रास्तों से अपने घर की गलियों से बाहर निकल के ब्राइट कलर के कपड़े पहन के खुशी से एकदम तैयार होके लोग मेले में घूमने के लिए जा रहे हैं। ग्ले क्लैड ह्यूमैनिटी, ग्ले का मतलब क्या होता है, ग्ले का मतलब होता है हैप्पीली, क्लैड का मतलब वेल ड्रेस्ड मतलब अच्छे कपड़े पहने हुआ, और ह्यूमैनिटी मतलब सारे ह्यूमंस। मतलब स्प्रिंग का सीजन आ गया है, विंटर सीजन में जो डलनेस होती है, जो उदासी होती है वो जा चुकी है। स्प्रिंग के सीजन में सारे लोग, सारे इंसान अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहन के खुशी से, ग्लेली मतलब खुशी से, सारे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोग मेले में जाने के लिए बाहर निकल गए हैं, अपने घरों से बाहर आ गए हैं। सम वॉक्ड, कुछ लोग चल के आ रहे हैं, कुछ लोग घोड़ों पे बैठ के आ रहे हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी वगैरह में बैठ के आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा पूरा सीन बना हुआ है और इसी बीच में एक छोटा सा लड़का जो कि अपने फादर के पैरों के बीच से निकलता हुआ आ रहा है और दौड़ते हुए वहां पे आ रहा है, ब्रिंगिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रिमिंग का मतलब क्या होता है, एकदम ऊपर तक, एज तक भरा हुआ, जैसे कि पानी का ग्लास होता है वो ऊपर तक पानी से भरा हुआ रहता है, तो जब उसे हम हिलाते हैं तो पानी झलक के नीचे गिर जाता है। वैसे छोटा बच्चा ये जिंदगी से, खुशियों से पूरा लबालब वैसे भरा हुआ है और अब वो जब मेले में आया अपने पेरेंट्स के साथ तो उछल रहा है, कूद रहा है, दौड़ रहा है, तो मतलब पूरी जिंदगी से वो लबालब भरा हुआ और उसकी जो खुशियां हैं वो दिख रही हैं, क्योंकि वो जब वो हंस रहा है, दौड़ रहा है मेले में तो वो दिख रहा है, वो विजिबल हो रहा है। यहाँ पे देखो पिक्चर भी दी गई है, पेरेंट्स हैं और ये छोटा सा बच्चा जो हल्ला कर रहा है मेले में, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। कम चाइल्ड कम, his called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way। अब देखो मेले में बहुत सारी खिलौनों की दुकानें लगी हुई थी, तो जो बच्चा है ना वो रुक जाता है खिलौनों की दुकानों को देखने के लिए और पीछे छूट जाता है, उसके पेरेंट्स आगे चले जाते हैं। तभी उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ लगाते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा जल्दी यहाँ पे आओ। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, and even though he well knew old cold stare of refusal in their eyes, I want that toy, he pleaded। अब देखो क्या होता है, उसके पेरेंट्स जैसे ही उसे बुलाते हैं, बेटा यहाँ आओ, कम चाइल्ड कम, उसका जो पैर है अपने आप उसके पेरेंट्स की तरफ चलने शुरू हो जाते हैं। मतलब उसके जो पैर हैं वो अभी भी ओबीडियंट हैं अपने पेरेंट्स के, वो तुरंत वो उधर चलना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उन पीछे छूट रहे खिलौनों पर ही टिकी हुई थी, वो अभी भी उन खिलौनों को देख रहा था। और जब वो अपने पेरेंट्स के पास पहुंचता है तो वो अपने अंदर की जो डिज़ायर है, जो उसकी इच्छा है, उसको सप्रेस नहीं कर पाता और अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। लेकिन उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसे खिलौना नहीं दिलाएंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स जैसे उसे घूरते हैं, जैसे मतलब उनकी आंखों में ही दिख जाता है वो रिफ्यूजल कि उसके पेरेंट्स उसे वो खिलौना नहीं दिलाने वाले जिसकी वो जिद कर रहा है। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and was giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land। अब देखो जैसे ही अपने पेरेंट्स से वो कहता है कि मुझे खिलौना चाहिए, तो उसके पापा, उसके जो फादर हैं, वो एकदम लाल आंखों से और अपने टैरेंट वे में, मतलब टैरेंट मतलब क्रूअल, मतलब एकदम लाल आंखों से गुस्से में उसको देखते हैं, ठीक है। तो जिससे बच्चा डर जाता है।
फिर उसकी जो मदर होती हैं वो बच्चे को बहलाने फुसलाने के लिए उसको क्या कहते हैं, टेंडर, प्यार से, टेंडर का मतलब क्या होता है, प्यार से उसे अपनी एक उंगली देती हैं कि चलो बच्चा देखो उधर देखो क्या है, तो उसका ध्यान भटकाने के लिए देखो, और उसको दिखाती हैं कि देखो कितना बड़ा मस्टर्ड का फील्ड है, सरसों का खेत है जिसपे फूल लगे हुए हैं, सरसों के खेत में देखा ना पूरे फूल लगे होते येलो येलो कलर के, तो पूरा एक कई माइल्स में फैला हुआ एक बड़ा सा मस्टर्ड का फील्ड था सामने जिसमें फूल लगे हुए थे। तो मदर बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए उसको उस मस्टर्ड की फील्ड की तरफ दिखाने शुरू कर देती हैं। और अब वहां देखो कैसी सीनरी है। A group of dragonflies was bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in the search of sweetness from the flowers. अब देखो मस्टर्ड फील्ड में बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे थे। अच्छा, सीनरी बताई जा रही है कि कैसा सीनरी वहां पे था। तो मस्टर्ड फील्ड में बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही थी, बसल कर रही थी, बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज थी, ठीक है। और उनके जो थे गॉडी पर्पल विंग्स थे, गॉडी मतलब बहुत ज़्यादा कलरफुल, और पर्पल उनके जो विंग्स थे वो सब वहाँ पे उड़ रही थी। और वहाँ पे कभी कभार बीच में जब एक मधुमक्खी या तितलियाँ आ जाती थी जो फूलों से रस लेने के लिए आ जाती थी, तो फिर ये जो ड्रैगन फ्लाइज का झुंड था ना उनको रोक ले रहा था। तो ऐसा पूरा सीन दिखाया जा रहा है कि मस्टर्ड का फील्ड है, उसमें बटरफ्लाइज हैं, उसमें हनी बीज हैं, और उसमें ड्रैगन फ्लाइज ढेर सारी झुंड में उड़ रही हैं, ठीक है। तो ऐसा पूरा सीन दिखाया जा रहा है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज till one of them would still its wing and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up to the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, come child, come to the footpath. अब जब बच्चा देखता है तो वो तुरंत उन ड्रैगन फ्लाइज के ऊपर, उन बटरफ्लाइज को पकड़ने के लिए टूट पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। तो बच्चा जो है वो बहुत गेस कर रहा था, गेस मतलब ध्यान से देख रहा था कि कोई बटरफ्लाई या कोई ड्रैगन फ्लाई कैसे ही जब वो बैठे अपने विंग्स को आराम दे, जैसे ही वो बैठे मैं उसे पकड़ लूँ। लेकिन जब वो एक ड्रैगन फ्लाई को या बटरफ्लाई को जब पकड़ने ही वाला था, तभी उसकी मम्मा उसको आवाज़ दे देती हैं कि बेटा जल्दी यहाँ पे आओ, फुटपाथ पे आओ, खेत से बाहर, अभी वो मस्टर्ड फील्ड में था ना, तो मस्टर्ड फील्ड से बाहर आओ, खेत में से बाहर आओ, और यहाँ फुटपाथ पे आओ कि हमें अब आगे जाना है। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब देखो जैसे ही उसकी मम्मी उसको बुलाती हैं वो तुरंत वहाँ से भाग के आ जाता है, और ग्लेली मतलब हैप्पीली, खुशी से वो आगे आ जाता है। और इस बार वो उछलता कूदता हुआ अपने पेरेंट्स से आगे आगे चला था फुटपाथ पे, ठीक है, उनके सामने चल रहा था। लेकिन फिर क्या होता है, फिर से वो पीछे छूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि इंसेक्ट्स, स्प्रिंग के सीजन में सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने हाइडिंग प्लेसेस से बाहर आ रहे थे सनशाइन को एंजॉय करने के लिए। क्योंकि पता है ना, विंटर सीजन में जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मतलब सो जाते हैं, और दोबारा जब स्प्रिंग सीजन आता है तो वो बाहर आते हैं। तो स्प्रिंग सीजन में दोबारा जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह थे वो अपने होल्स से, वो हाइडिंग प्लेसेस से वो बाहर आ रहे थे सनशाइन को एंजॉय, धूप को एंजॉय करने के लिए। तो बच्चा जो है उनको देखने के लिए रुक जाता है और दोबारा पीछे छूट जाता है। Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. तो जब वो पीछे छूट जाता है तो फिर उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम। और इस बार उसके पेरेंट्स कहाँ बैठे थे? ग्रोव के नीचे। ग्रोव मतलब पेड़ों का एक पूरा ग्रुप बना हुआ था, उसके नीचे ही उसके, और वहाँ पे पास में ही एक कुआं भी था, पास में ही एक वेल भी था। तो उसके पास वहीं पे उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे, पेड़ों का ग्रुप था और वहाँ पे बगल में एक कुआं भी था और उसके बगल में पेरेंट्स वहाँ पे बैठे हुए थे। फिर वहाँ पे उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ देके बुलाते कि बेटा यहाँ पे आओ। और फिर जो बच्चा होता है तुरंत उनकी तरफ जाना शुरू कर देता है। द चाइल्ड ही रैन टूवर्ड्स देम, वो तुरंत उनकी तरफ दौड़ के भाग के जाना शुरू कर देता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves, and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. अब देखो जैसे ही बच्चा उधर ग्रोव के पास जाता, मतलब जहाँ पेड़ों का पूरा ग्रुप था वहाँ जाता है, तो पेड़ों पे फूल लगे हुए थे बहुत सारे, क्योंकि स्प्रिंग सीजन था, बहुत सारे फूल लगे थे। तो फूल उस बच्चे के ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अब बच्चा सब कुछ भूल के नीचे जो गिरे जो फूल थे उनको कलेक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे देखता है डव को। डव मतलब वाइट पिजन्स, सफ़ेद कबूतर जो होते हैं उनको डव बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे डव आ जाते हैं। अब बच्चा
वो जो फूल उसने इकट्ठा किए थे हाथ में उन सबको नीचे गिरा देता है और डव के पीछे भागना शुरू कर देता है। तो देखो बच्चे कितने प्लेफुल होते हैं और ये कितनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो दिखाया जा रहा है कि पहले कभी सरसों के खेत में मस्टर्ड फील्ड में ड्रैगन फ्लाइज के पीछे भाग रहा है, कभी डव के पीछे भाग रहा है, कभी फ्लावर के पेटल्स को इकट्ठा कर रहा है। तो जो बच्चे होते हैं उनका नेचर ऐसा ही होता है, प्लेफुल होते हैं और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. अब देखो, जब दोबारा उसके पेरेंट्स बुलाते हैं बेटा यहाँ पे आओ, तो क्या होता है, वो इस बार वाइल्ड केपर्स में, मतलब एकदम पागलों की तरह उछलता कूदता बैनियन ट्री के पास, है ना, वहां जाके चक्कर लगाना शुरू करता है। वाइल्ड केपर्स मतलब उछलता कूदता, वो चक्कर लगाना शुरू कर देता है कहाँ पे, बैनियन ट्री के पास जाके। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स उसको जाते हैं, वहां से उसको पकड़ते हैं और अब दोबारा एक पतली रास्ते को लेके दोबारा वो उस मेले की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जो रास्ता था वो मस्टर्ड फील्ड से होता हुआ उन्हें दोबारा वहां पे फेयर में, मतलब मेले की तरफ लेके जाता। तो वो रास्ता पकड़ के उसको लेके वहां से उसके पेरेंट्स जाने लगते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging into the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब जैसे ही वो विलेज के पास जाता है जहाँ पे मेला लगा हुआ था, तो वहाँ पे फुल बहुत सारे फुटपाथ्स, बहुत सारे रास्ते उसे दिखते हैं। फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, मतलब थ्रॉन्ग्स का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़, मतलब वहाँ पे बहुत सारे रास्ते वहाँ पे आ रहे हैं और बहुत सारे एक रास्ते पे बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़ भाड़ वहाँ पे है। कन्वर्जिंग इनटू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, मतलब यहाँ से अब मेला शुरू हो चुका था। देखो वर्लपूल का मतलब सारे लोग इधर उधर जा रहे हैं, मतलब जैसे मेले में होता है ना बहुत भीड़ भाड़ और कोई किधर को जा रहा है कोई किधर को जा रहा है, तो मतलब वैसा ही पूरा माहौल शुरू हो गया था वहाँ पे। अब देखो जो बच्चा है पहले तो थोड़ा सा रिपेल हो गया, रिपेल मतलब थोड़ा सा घबरा सा गया, थोड़ा सा डर सा गया और उसके बाद थोड़ा सा खुश भी हो गया क्योंकि छोटा सा बच्चा था। अब जब वो मेले में आता है तो अचानक इतने सारे लोगों को देखता है तो पहले थोड़ा सा घबरा जाता है, थोड़ा सा रिपेल हो जाता है कि अरे ये कहाँ में आ गया। उसके बाद थोड़ा सा फैसिनेट, मतलब थोड़ा सा खुश भी होता है कि अरे वाह इतने सारे खिलौने, इतने सारा चीज़ें, तो देख के थोड़ा सा खुश भी हो जाता है। तो यहाँ पे कैसा एक मिक्स्ड इमोशन था, थोड़ा सा कंफ्यूज था बच्चा, एक मिक्स्ड इमोशन था कि जिस तरह की नई दुनिया में वो एंटर करने जा रहा है वो कैसी है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था, उसने इतने सारे लोगों को, इतनी भीड़ भाड़ को पहले कभी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम वो मेले में आया था। ठीक है, अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, rasgulla, burfi, jalebi at the corner of the entrance, and crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. अब क्या होता है, जैसे ही मेले में वो जाता है तो एंट्रेंस के पास में ही एक मिठाई बेचने वाला था, ठीक है, जो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, अलग अलग तरह की मिठाइयों को बेच रहा था और सारे लोग उसकी दुकान पे लगे हुए थे मिठाई खरीदने के लिए। मिठाइयों के ऊपर उसने सिल्वर और गोल्ड की जो नहीं होती परत, जो लेयर लगाए रहते हैं मिठाइयों पे, वो लगाई हुई थी। तो जो बच्चा था उसके मुंह में पानी आ जाता है वो सब देख के, इतनी सारी मिठाइयाँ। उसे भी उसकी जो फेवरेट मिठाई थी वो क्या थी, बर्फ़ी थी, उसकी फेवरेट मिठाई थी, उसे भी बर्फ़ी खानी थी। लेकिन उसे पता था कि अगर वो अपने पेरेंट्स से बोलेगा कि मुझे बर्फ़ी दिला दीजिए तो उसके पेरेंट्स कहेंगे कि तुम लालची हो गए हो, तो मिठाई देके तो मिठाई मांगने लगे, तो उसके पेरेंट्स उसको लालची बोल देंगे और उसको नहीं दिलाएंगे, उसको पता था। तो वो अपनी मन की बात को मन में ही रख के आगे बढ़ जाता है। ठीक है, A flower seller hogged a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. अब जब वो और आगे बढ़ता है तो मिठाई की दुकान से आगे बढ़ने के बाद वहाँ पे एक फूल वाला खड़ा था, ठीक है, जो गुलमोहर के फूलों की माला बेच रहा था। गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूलों की माला बेच रहा था। अब जो वो बच्चा था ना, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता, इररेजिस्टिबली ड्रॉन, मतलब अपने आप को रोक ही नहीं पाता है और वहाँ उस फूल बेचने वाले के पास चला जाता है। उसने देखता है कि वहाँ पे टोकरी में गुच्छे में, मतलब हीप का मतलब क्या होता है कि गुच्छे में उसने सारे जो जितने भी मालाएं थी गुलमोहर की
सबको उसमें बास्केट में रखा हुआ था। तो कहता है बच्चा कि मुझे भी एक माला चाहिए, लेकिन उसे पता होता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स से बोलेगा कि उसे माला दिला दीजिए तो उसके पेरेंट्स कहेंगे कि ये जो फूल हैं ये बहुत सस्ते हैं, बहुत ख़राब क्वालिटी के हैं, ऐसा कहकर उसके पेरेंट्स फिर से उसको मना कर देंगे, उसको माला नहीं दिलाएंगे। तो वो फिर इस बार भी कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, and green purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. अब जब वो और आगे बढ़ता है देखता कि एक बड़े से पोल पे एक जो आदमी था उसने बहुत सारे बलून्स बांध रखे थे, येलो कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, पर्पल कलर के, सारे कलर्स के बलून्स उसने बांध रखे थे। अब जो बच्चा होता है वो एकदम खुश सा हो जाता है इतने सारे बलून्स को देख के। उसके मन में आता है कि मैं सारे खरीद लूँ, सारे ले लूँ। ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल, कि मैं सारे बलून्स को ले लूँ, क्योंकि बच्चों की सबसे फेवरेट चीज़ वही होती है मेले में, बलून्स। ठीक है, तो उसको मन में आता है कि सारे बलून्स मैं खरीद लूँ, लेकिन उसे पता होता है कि अगर अपने पेरेंट्स से फिर से वो बलून मांगेगा तो पेरेंट्स कहेंगे कि तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम्हारी बलून से खेलने लायक एज नहीं है, फिर उसे मना कर देंगे। तो फिर दोबारा कुछ बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ जाता है। देखो उसके मन में कितने डिजायर्स हैं, लेकिन कुछ भी कह नहीं पा रहा क्योंकि डरा हुआ है कि पेरेंट्स से कहेगा तो पेरेंट्स उसको रिफ्यूज कर देंगे। A snake charmer stood playing a flute to a snake, which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into his invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. अब क्या होता है, जब वो आगे जाता देखता है स्नेक चार्मर को, सपेरे को, जिसने बास्केट में सांप को रखा हुआ था, और सांप पूरा जैसे कॉइल कॉइल करके ऐसे सांप था। ठीक है, और सांप का जो हेड था वो सांप का हेड ऐसे सांप ने निकाला हुआ था, सोन की तरह उसका हेड था, जैसे देखा ना सांप को, है ना। और जब सपेरा जो था वो जो बीन बजा रहा था, तो वो जो बीन थी सांप के इनविजिबल ईयर्स में मानो ऐसे जा रही थी, इतनी फ्लोली, इतनी स्मूथली जा रही थी कि मानो कि वाटरफॉल जैसे पानी गिरता है ना, उतने ही स्मूथली का जो स्नेक था उसके इनविजिबल ईयर्स के अंदर वो म्यूजिक जा रहा था। स्नेक के कान तो होते नहीं है, तो इनविजिबल ईयर्स, उसके इनविजिबल ईयर्स में जो म्यूजिक था उस तरीके से जा रहा था। तो अब वो भी देख खड़ा हो जाता है सपेरे की बीन सुनने के लिए, लेकिन उसको याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको इस तरह का कोर्स म्यूजिक सुनने से मना किया है। कोर्स म्यूजिक मतलब हार्श म्यूजिक, रफ म्यूजिक, इस तरह का म्यूजिक जैसे सपेरे बजाते हैं वैसा म्यूजिक सुनने से पेरेंट्स ने मना किया है। तो वो फिर आगे बढ़ जाता है, नहीं सुनता म्यूजिक को। There was a roundabout in the full swing. Men, women, and children carried away in a whirling motion, shrieked and carried with dizzy laughter. The child watched them intently and then made a bold request. I want to go on a roundabout, please, mother, father. अब वो आगे बढ़ता है तो उसे एक राउंड अबाउट मिलता है। राउंड अबाउट झूला देखा ना, ये देखो मैंने फोटो लगा रखी है, ये देखो, ये है राउंड अबाउट। इस तरह का झूला आपने मेले में जरूर देखा होगा। तो जब वो आगे बढ़ता है बच्चा तो उसे एक राउंड अबाउट दिखता है, देखता है कि सारे मेन, वेमेन, बच्चे सब वो उस पर बैठ के गोल गोल घूम रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, मतलब तेज तेज हल्ला कर रहे हैं और हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो बच्चा इस बार अपने आप को रोक नहीं पाता। अब तक तो जितनी चीज़ें उसने देखी, देख के आगे बढ़ गया, लेकिन अब नहीं रोक पाता खुद को, और अब अपने पेरेंट्स से कहता है कि मदर, फादर, आई वॉन्ट टू गो ऑन दैट राउंड अबाउट, मुझे उस राउंड अबाउट में, उस झूले में झूलने के लिए जाना है, प्लीज़। ठीक है, अब देखो क्या होता है। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there. Ahead of him, he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब जब अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे उस राउंड अबाउट पे जाना है प्लीज़, तो जब वो देखता है कोई रिप्लाई नहीं आता पीछे से, तो अब पीछे मुड़ के जब देखता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे। वो आगे पीछे अगल बगल सब जगह देखता है, लेकिन उसको उसके पेरेंट्स नहीं मिलते हैं। अब देखो उसको क्या होता है कि मेले में इतनी सारी चीज़ों को देखते टाइम, स्वीट सेलर को देखते टाइम, जो फूल वाला था उसको देखते समय, स्नेक चार्मर को देखते समय, इन सबको देखते समय क्या जो बच्चा इतना फैसिनेट हो गया, इतना ज़्यादा उसमें खो गया कि अपने पेरेंट्स से कब बिछड़ गया उसको पता भी नहीं चला। उसके पेरेंट्स किसी और डायरेक्शन में चले गए होंगे, बच्चा किसी और डायरेक्शन में आ गया है। तो अब जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे, उनका कोई भी साइन वहाँ पे नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic-stricken,
He ran to one side first, then to the other, hither, thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban became untied and his clothes became muddy. अब देखो क्या होता है, जब वो देखता है कि उसके पेरेंट्स वहां पे नहीं थे तो बहुत जोर से उसको एकदम रोने टाइप का फील होता है, ठीक है। और वो जहां खड़ा था वहां से दौड़ना शुरू कर देता है। उसे नहीं पता किस डायरेक्शन में जाना है, वो कहीं भी दौड़, जहां पे उसको जगह मिल रही थी वो तेजी से चिल्लाता हुआ मदर फादर और रोता हुआ, पैनिक स्ट्रिकन मतलब बहुत ज्यादा डरा भी हुआ था। और वो यहाँ वाहिदर थिदर, जहां उसको जगह मिली थी वो भाग, उसको पता था किस डायरेक्शन में जाना है, बस मदर फादर रोता हुआ चिल्लाता हुआ वो दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने अपने सर पे एक येलो कलर की सुंदर सी पगड़ी बांध रखी थी, टर्बन बांध रखी थी। तो उसकी जो टर्बन, उसकी जो पगड़ी होती है वो भी खुल जाती है और उसके जो कपड़े होते हैं वो उसमें मिट्टी लग जाती है, द क्लॉथ्स बिकेम मडी, उसके कपड़ों पे मिट्टी लग जाती है, ठीक है। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass, he could see, through his filmy eyes, men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब क्या होता है, जब वो हर डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देता है तो दौड़ते दौड़ते अब थक जाता है। अब थक जाता है तो फिर एक जगह खड़ा हो जाता है। डिफीटेड मतलब अब वो एकदम हारा हुआ था, क्योंकि अब उतना हर डायरेक्शन में वो दौड़ गया लेकिन उसको उसके पेरेंट्स नहीं मिले, तो अब वो एक जगह पे खड़ा हो जाता है और हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सॉब्स। पहले क्या था, पहले वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, है ना। अब वो है सिसकना शुरू कर देता है, सिसक के रोना शुरू करता है, जिसको सॉब्स, ठीक है, सिसक के रोना शुरू कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है, वो आगे सामने देखता है हर जगह अपनी फिल्मी आईज से। फिल्मी आईज का मतलब क्या होता है, फिल्मी आईज मतलब वो जब वो रो रहा था तो उसकी आंखों में पूरा आंसू भरे हुए थे, तो थोड़ा धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया था, उसको बोलते हैं फिल्मी आईज। तो अपनी फिल्मी धुंधली आंखों से वो देखता है चारों तरफ सारे लोग येलो येलो कलर के कपड़े पहन के घूम रहे थे। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग का सीजन था, बसंत के मौसम था, तो हर लोग येलो कलर का कपड़ा पहनते ही हैं। तो चारों तरफ देखता है, सब लोग येलो कलर का कपड़ा पहने हुए थे और यहाँ वहाँ आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन उसके मदर फादर उसको नहीं दिखते हैं। वो देखता है कि लोग हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, जस्ट फॉर द शेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, मतलब लोग बस बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा कि एक सामने छोटा सा बच्चा खड़ा होके रो रहा है, सिसक रहा है, अपने पेरेंट्स को बुला रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो दिखाया जा रहा है कि ये जो दुनिया है वो कितनी क्रूअल है। छोटा सा बच्चा सामने खड़ा होकर रो रहा है लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। लोग उसी मेले में आ रहे हैं, घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चे पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है जो कि खो चुका है। He ran quickly at this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering, mother, father. अब क्या होता है, वो उसे पास में एक श्राइन का मतलब एक पवित्र स्थल, एक मंदिर उसे दिखाई देता है। तो सोचता है कि जरूर मेरे हो सकता है मेरे माता पिता इसी मंदिर में गए हों दर्शन वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो वो वहां पे चला जाता है, लेकिन मंदिर के पास बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत हर एक इंच उस मंदिर का जो था, एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड विथ मेन। वहां मंदिर में एक एक इंच जमीन पर भी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड से लोग वहां पे खड़े थे, बहुत भीड़ था उस मंदिर में, ठीक है। तो वहां लोगों के पैरों से, ये बच्चा जो था छोटा सा था, तो लोगों के पैरों से निकलता वो किसी तरीके से आगे बढ़ता है और वो हमेशा वो बोल रहा था मदर फादर, वो बोल ही रहा था। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. अब जब वो मंदिर के एकदम पास, वो मंदिर के एकदम एंट्रेंस में जाता है तो वहां पे तो भीड़ थी और बढ़ गई थी, है ना। और वहां पे बड़े बड़े आदमी एकदम गुस्से वाली आंखों से, मर्डरस आइज से, और हेफ्टी शोल्डर्स मतलब भारी भारी कंधे, मतलब बड़े लंबे चौड़े आदमी, बड़े बड़े कंधे उनके, और एकदम गुस्से वाली आंखों से इस बच्चे को देखते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चा सबके पैर के बीच में से निकल के सबको धक्का वक्का देते, कैसे भी आगे आ रहा था अपने पेरेंट्स को खोजने के लिए, है ना। तो लोग जो थे इस पर काफी गुस्सा हो जा रहे थे वहां पे, है ना। तो एकदम गुस्से वाली आंखों से इस बच्चे को देख रहे थे। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him in his arms. अब क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है किसी तरह लोगों के बीच में धक्का मुक्का खाते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन फिर क्या होता है, बच्चा गिर जाता है और लोगों के पैरों के नीचे कुचल भी दिया जाता है,
ट्रैम्पल्ड अंडरफुट, यानी लोगों के पैरों के नीचे आकर कुचला भी जाता, क्योंकि इतनी भीड़ थी मंदिर में, को अगर बच्चा नीचे गिर गया था कौन देखा, सब उसके ऊपर चढ़ जाते तो बच्चा कुचल भी दिया जाता। लेकिन तभी क्या होता है, अपनी जितनी उसकी कैपेसिटी थी पूरी ताकत लगा के बहुत जोर से चिल्लाता है मदर फादर। श्रिक का मतलब क्या होता है, बहुत जोर से चिल्लाना। अपनी जितनी कैपेसिटी थी इस पूरा लगा के बहुत जोर से चिल्लाता है मदर फादर। तो फिर वहां पे क्राउड में खड़ा एक आदमी होता है जिसको उस बच्चे पे ध्यान चला जाता है। और फिर वो क्या करता है, स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, मतलब वो आदमी स्टूपिंग का मतलब होता है झुकना, बहुत मुश्किल से, इतनी भीड़ थी किसी तरह झुकता है और उस छोटे से बच्चे को अपनी गोदी में उठा लेता है। एक अच्छा आदमी उसको मिल गया जो उसने बच्चे पे ध्यान दिया और वो उस मंदिर से उस बच्चे को गोद में उठा लेता है। How did you get there, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my brother, I want my father. अब वो आदमी जब बच्चे को गोद में उठा लेता है और फिर स्टीयर्ड क्लियर दी मास, मतलब उस भीड़ से अलग हटके, उस भीड़ को चीरते हुए वहां से निकल के अलग हटके बच्चे को ले जाता है और वहां से पूछता है, बच्चे तुम कौन हो, तुम किसके बच्चे हो, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो, सब कुछ से पूछता है। लेकिन बच्चा कुछ भी बता नहीं पाता और वो बच्चा लगातार रो रहा है, बच्चा लगातार रो रहा है और कह रहा है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी पापा ला कर दो। द मैन ट्राइड टू सूदे हिम by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. अब जो आदमी था जो उसको लेके जब देखता है कि बच्चा रोए जा रहा है तो उस बच्चे को लेके वो राउंड अबाउट वाले झूले के पास लेके चला जाता है और फिर बोलता है कि बच्चे क्या तुम उस घोड़े पे बैठोगे, मैंने देखा इतना राउंड अबाउट वाला झूला जिसपे घोड़े लगे हुए तो घोड़े गोल गोल घूमते हैं, तो कहता है कि तुम उस घोड़े पे बैठोगे। लेकिन इस बार बच्चा रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, ठीक है, और सिसकते हुए रोते हुए सिसकते हुए दोबारा चिल्लाता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसे उस झूले पे नहीं बैठना है और उसे अब बस अपने मदर और फादर चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played the flute on the swinging cobra. Listen to the nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. अब जो स्ट्रेंजर था, जो आदमी जिसने बच्चे को गोद में उठाया हुआ था, वो उसको लेकर स्नेक चार्मर के पास चला जाता है। वो दिखाता है कि देखो बच्चे, स्नेक चार्मर कितने अच्छे से वो अपना वो म्यूजिक बजा रहा है और कोबरा जो है कितने अच्छे से डांस कर रहा है। लेकिन जो बच्चा होता है वो अपनी कानों में उंगली डाल लेता है और दुगनी वॉइस से चिल्लाता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब देखो, पहले बच्चा जो चीज़ के लिए डिमांड कर रहा था, अब वो सारी चीज़ें उसको नहीं चाहिए, कि अब उसे बस अपने मदर और फादर चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of balloon would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and sobbed, I want my mother, I want my father. अब वो स्ट्रेंजर था, उसको बलून्स के पास लेके जाता है, पूछता है क्या तुम एक रेनबो कलर का बलून लोगे। लेकिन बच्चा कहता है, अपनी आंखों को दूसरी तरफ फेर लेता है और कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। यहाँ पे पर्सुएसिवली का मतलब है, देखो वो आदमी इस यकीन से उससे पूछता है, सोचता है कि आप बच्चा ज़रूर मान जाएगा, लेकिन इस बार भी बच्चा मतलब कन्विंसिंग तरीके से पूछता है। लेकिन बच्चा इस बार भी नहीं मानता, नहीं कन्विंस होता, बलून्स की तरफ देखता भी नहीं है, अपनी आंखें उस तरफ कर लेता है और कहता है कि मुझे बस मदर फादर ही चाहिए। तो पर्सुएसिवली का मतलब हो सकता है कन्विंसिंग यहाँ पे मतलब उसका, ठीक है। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers? Would you like a garland to put around your neck? अब वो जो स्ट्रेंजर था वो उसे वो दोबारा उस फ्लावर सेलर के पास लेके चला जाता है जहाँ पे फूल बेच रहा था, वो गुलमोहर वाला, ठीक है। तो फिर स्ट्रेंजर उससे पूछता है, बच्चे क्या तुम एक गुलमोहर की माला लोगे अपने गले के पास पहनने के लिए? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. अब बच्चा दोबारा अपनी जो नाक है दूसरी तरफ कर लेता है कि मुझे ना गुलमोहर की फूलों की महक चाहिए और ना मुझे माला चाहिए अपने गले में पहनने के लिए, मुझे बस मेरे मदर और मेरे फादर। रिटायरिटी का मतलब दोबारा रिपीट करता है कि मुझे मेरे बस मदर, मेरे फादर चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face away from the sweet shop and sobbed, I want my mother, I want my father. अब जो स्ट्रेंजर था, thinking to humor his disconsolate charge, मतलब जो स्ट्रेंजर था वो उस बच्चे को, disconsolate का मतलब होता है दुखी बच्चा, ह्यूमर का मतलब है खुश होना,
चार्ज मतलब उस व्यक्ति ने, जो स्ट्रेंजर था, उसने उस बच्चे का चार्ज लिया होता ना उस समय ना, कि मैं इस बच्चे को पहुंचाऊंगा, उसकी जिम्मेदारी ली हुई थी। तो जो स्ट्रेंजर था उसने उस बच्चे का चार्ज लिया हुआ था। तो वो जो स्ट्रेंजर है वो सोचता है कि मेरा जो ये दुखी बच्चा, ये जो डिस्कॉन्सोलेट चाइल्ड है, इसको खुश करने के लिए, यूमा मतलब उसको खुश करने के लिए मैं इसे मिठाई दिला देता हूँ। ठीक है, तो उसे लेके मिठाई की दुकान पे चला जाता है और पूछता है कि बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। तो फिर बच्चा अपनी आंखों को फेर लेता है और कहता है कि और सॉफ्ट मतलब सिसकते हुए फिर से कहता है कि मुझे बस मेरी मदर, मुझे मेरे फादर चाहिए। तो देख सकते हो पहले बच्चा जिन जिन चीज़ों के लिए डिमांड कर रहा था और कंप्लेन कर रहा था कि मेरे माँ बाप मुझे ये चीज़ें नहीं दिलाते हैं, अब जब उसके माँ बाप उससे दूर हो गए हैं और वो सारी चीज़ें उसे मिल रही हैं तो वो उसे नहीं ले पा रहा, उसे बस मदर फादर चाहिए। तो इससे पता चलता है कि एक बच्चे की लाइफ में उसके मदर और फादर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हम जब हमारे पास मदर फादर होते हैं तो हम कई बार उनकी वैल्यू नहीं करते, कई बार उनसे मिसबिहेव कर देते हैं, कई बार हम ऊंची आवाज़ में बात कर लेते हैं, लेकिन जब वो हमसे दूर चले जाते हैं तब हमें उनकी अहमियत पता चलती है। जब बच्चा अपने मदर फादर से दूर हो गया था, याद करो जब मेले में था और रो रहा था, तो लोग वहां मेले में आ रहे थे, जा रहे थे, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, उस रोते हुए बच्चे पे। तो एक क्रूअल साइड दिखाया गया था इस वर्ल्ड का। यहाँ पे उसे एक स्ट्रेंजर भले मिल गया है, लेकिन दुनिया में इतने अच्छे लोग हम हर जगह हर इंसान को नहीं मिल सकते। तो इसलिए मदर फादर का होना बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान की लाइफ में। ठीक है, तो अब इस बच्चे को अपने मदर फादर की अहमियत मालूम चल रही है और हमारी ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। अब बच्चे को उसके मदर फादर मिले या नहीं मिले, ये एक सस्पेंस छोड़ दिया गया है यहाँ पे। पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, लेकिन एक अच्छा स्ट्रेंजर उसे मिल गया तो ज़रूर वो ट्राई करेगा कि मदर फादर के पास उसको पहुँचा दे। तो यहाँ पर हमारा स्टोरी हो जाता है एंड। राइटर हैं इसके मुल्क राज आनंद। अगर आपको कहीं किसी लाइन में, किसी वर्ड में, कहीं भी आपको डाउट है तो द कमेंट सेक्शन इज ऑल फॉर यू। आप वहाँ जाकर क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।